तो इस स्लाइड में हम बात करने वाले हैं ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मतलब स्टॉक मार्केट को और फिक्स्ड इनकम जैसे बॉन्ड्स और लिक्विड फंड्स की हमने बात करी थी, उन सबको छोड़ के क्या क्या और चीज़ें हैं जहाँ पे हम अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स। तो इसमें हम रियल एस्टेट की बात करने वाले हैं, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, गोल्ड की बात करने वाले हैं, क्रिप्टो करेंसीज की बात करने वाले हैं, प्राइवेट कंपनीज और स्टार्टअप्स के बारे में बात करने वाले हैं, हेज फंड्स क्या होते हैं इनके बारे में बात करेंगे, इनफॉर्मल लैंडिंग और कोई और चीज़ें जिनको आप खुद सोच सकते हैं या थोड़ा सा आइडिया आपको मैं देने की कोशिश करूँगा। तो एक बार मैंने ये ड्रॉ कर रखा है यहाँ पे। तो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। तो रियल एस्टेट बेसिकली दो टाइप के हैं, एक है हमारा कमर्शियल रियल एस्टेट, एक है हमारा रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। कमर्शियल रियल एस्टेट वो है जैसे आपके पास कोई शॉप है, आपने कोई शॉप खरीदी और आपने शॉप रेंट पे दे दी, और जिस बंदे को आपने रेंट दिया उसने कोई अपनी शॉप खोल लिया, वो वहाँ पे सेलिंग वगैरह कर रहा है और आपको रेंट दे रहा है, तो दिस इज कमर्शियल रियल एस्टेट। रेजिडेंशियल वो वाला हो गया जिसमें आपने एक घर खरीदा, रेजिडेंशियल कॉलोनी में घर खरीदा आपने और आपने किसी को दे दिया और वो वहाँ पे रह रहा है आराम से और आपको हर महीने के महीने रेंट दे रहा है। तो ये इनमें डिफरेंस होता है। तो चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल हो, कोई भी हो, उनको एक तरीके से क्या उनका रेट होना चाहिए ये पता लगाना सेम ही है। दोनों का सेम ही तरीका है, चाहे रेजिडेंशियल हो चाहे कमर्शियल हो, कि क्या रेट होना चाहिए, किस रेट पे हमें उसे खरीदना चाहिए, क्या हमें रेंट मिलना चाहिए, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वो समझाने से पहले मुझे आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पीई रेशो को समझाना पड़ेगा। ये पीई रेशो का कंसेप्ट आपका प्रॉपर्टी एज एन एसेट, निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करेंगे, सेक्टर्स की बात करेंगे, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी एसेट अगर आप खरीद रहे हैं, तो पीई रेशो का कंसेप्ट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कुछ भी आप खरीद रहे हो, मान लो हो सकता है कि किसी लोगों के लिए एक गाड़ी भी एक एसेट हो सकता है। जैसे मान लो किसी को बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करनी है तो गाड़ी उसके लिए एसेट है, तो क्या पीई रेशियो पे वो कार को खरीदे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पीई रेशियो का कंसेप्ट, तो उसे समझना बहुत जरूरी है। तो पीई रेशियो का मतलब क्या है, जैसे आप यहां देख सकते हैं मैंने पीई रेशियो लिखा है, तो पी और ई, इसमें क्या है, पी और ई। पी का मतलब है प्राइस और ई का मतलब है अर्निंग्स। पी का मतलब है प्राइस और ई का मतलब है अर्निंग्स। तो प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स, पीई रेशियो मतलब प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो प्राइस किसका, मान लो अगर आप एक घर खरीदते हैं, तो 1 लाख रुपए का अगर आपने घर खरीदा, तो जो 1 लाख रुपए आपने घर खरीदने के लिए दिया है, ये क्या है, घर का प्राइस। अगर आप मान लो 2 करोड़ का घर खरीदते हो, तो जो 2 करोड़ आपने दिए हैं पैसे, वो क्या है, प्राइस। अर्निंग्स का मतलब क्या है, अर्निंग्स यहाँ पे मैंने नीचे अर्निंग्स लिखा हुआ है। अर्निंग्स का मतलब है जो पैसे आप उससे कमा रहे हो। मतलब मान लो अगर आपने 1 करोड़ का घर खरीदा और आपको महीने का 10,000 रुपए रेंट आ रहे हैं, तो 10,000 पर मंथ आपकी क्या हो रही है, अर्निंग्स, इसे कहते हैं हम अर्निंग्स। तो ये समझ आ गया। फिर हमने देखा किसी भी चीज का प्राइस कैसे निकालेंगे, पीई रेशियो इज इक्वल्स टू प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो किसी भी चीज का प्राइस क्या होना चाहिए, अर्निंग्स इंटू पीई रेशियो, मतलब अर्निंग्स यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये बेसिक सी इक्वेशन है कि अर्निंग्स जहां पे डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो किसी भी चीज का प्राइस दो चीजों पर डिपेंड करने वाला है, एक उसकी पीई रेशियो पे और एक उसकी अर्निंग्स पे, एक उसकी पीई रेशियो पे एक उसकी अर्निंग्स पे। तो प्राइस हमने बात करी, मान लो अगर आप एक प्रॉपर्टी 2 करोड़ की खरीद रहे हो, तो 2 करोड़ क्या है उसका प्राइस है। मान लो उस 2 करोड़ की प्रॉपर्टी से आपको 25,000 रुपए महीने का रेंट मिल रहा है, तो 25,000 रुपए महीना आपकी क्या है, अर्निंग्स है। पर पीई रेशियो क्या है, पीई रेशियो अपने आप में क्या है, पीई रेशियो अपने आप में क्या होता है, सेंटिमेंट होता है। सेंटिमेंट कि क्या इमोशनल बॉन्डिंग है आपकी, क्या इमोशनल बॉन्डिंग है उस चीज से। जैसे क्या होता है, कभी कभी गोल्ड जब बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है, तो सारे क्या कहते हैं, पैसा कहीं मत डालो, कहाँ डालो, गोल्ड में डालो, जैसे आजकल हो रहा था थोड़े टाइम पहले तक। फिर मान लो कभी कभी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है, तो सारे कहते हैं सब कुछ छोड़ो, सारे पैसे कहाँ डालो, प्रॉपर्टी में डालो। फिर कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा रिटर्न दे देती है, तो सारे कहते हैं सारे पैसे कहाँ डालो, सिर्फ स्टॉक मार्केट में डालो। तो ये इमोशंस होते हैं, इमोशंस जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो मान लो जब प्रॉपर्टी ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, तो सारे कहते हैं अब प्रॉपर्टी में पैसे डालो। जब गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, क्या कहते हैं सारे, गोल्ड में पैसे डालो। जब स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न दिया, सारे कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डालो। तो मतलब इमोशन, जो सेंटिमेंट है आपका उस एसेट के प्रति, वो क्या है, बहुत ज्यादा हो गया। जो भी सेंटिमेंट है आपका फॉर दैट एसेट हैज राइजन वेरी मच। तो इससे हमें क्या समझ आता है, इससे हमें ये समझ आता है कि मान लो कि कोई भी चीज हमें खरीदनी है, तो हम कब खरीदना है, जब उसका सेंटिमेंट बहुत लो। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कैसे खरीदना है। तो पीई रेशियो का भी आपको मैंने बेसिक कंसेप्ट समझाया है। अब ये बैंक का समझा रहा हूं मैं आपको, बैंक की पीई रेशियो कैसे निकालता है, क्या मतलब क्या पीई रेशियो बैंक की होनी चाहिए। तो मान लो एक एसबीआई की एफडी है, तो क्या पीई रेशियो होगी, उसकी पीई रेशियो हमने बात करी क्या होती है, प्राइस बाय अर्निंग्स, मतलब आप क्या डाल रहे हो और आपको क्या मिल रहा है। तो मान लो आपने 100 रुपए डाले एफडी में, आपने 100 रुपए डाले, इंटरेस्ट कितना है, 5.1। एसबीआई का एफडी में इस टाइम पे इंटरेस्ट 5.1 है। 100 रुपए डाले और आपको मिले कितने, 5.1। तो 1 रुपीज 19.6 बाय 1 आपकी आ गई पीई रेशियो। तो 1 रुपए नीचे 19.6 ऊपर। तो मतलब 1 रुपए कमाने के लिए
₹1 कमाने के लिए आप 19.6 रुपीज पे कर रहे हो। ₹1 कमाने के लिए आप 19.6 रुपीज पे कर रहे हो एसबीआई की एफडी में। कैसे निकाला हमने? ये हमने देखा कि ₹100 हम डाल रहे हैं एफडी में और साल के एंड पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 5.1। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5.1 है, तो इससे आंसर क्या आया? इसे डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर पर, तो 19.6/1 मतलब ₹1 कमाने के लिए हम 19.6 रुपीज को भर रहे हैं। तो ये पीई रेशियो का कंसेप्ट है। अब आप इसे हर जगह लगा सकते हो। अब मैं आपको ये कंसेप्ट घर में लगा के दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखा है, जैसे मेरे घर के पास एक फ्लोर अभी बिक रहा था, तो मैंने बिल्डर से बात करी कि क्या प्राइस है फ्लोर का। तो उसने बोला जो फ्लोर का एक प्राइस है 2 करोड़ है। मैं बहुत हैरान हुआ कि बहुत ज्यादा महंगा दे रहा था वो। फिर मैंने पूछा चलो मेरे को बताओ उस पर रेंट कितना मिलेगा मुझे। कहता है रेंट के लिए लोग आ जाएंगे, मैं ही दिलवा दूंगा आपको रेंट, 40,000 रुपीज पर मंथ आपको रेंट मिल जाएगा। मेरे को पता इतना नहीं मिलेगा, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा था वो, लेकिन मैं मान लेता हूँ चलो 40,000 रुपये महीना भी रेंट मिल जाए। फिर साल का रेंट कितना होगा? साल का रेंट है 4,80,000। यहाँ पे हमने साल का इंटरेस्ट लिया ना, 5.1 साल का इंटरेस्ट लिया, तो साल का निकालेंगे पीई रेशियो के लिए। तो 4,80,000 जो है हमारा साल का रेंट है। इजी कैलकुलेशन करने के लिए मैंने 5 लाख ले लिया। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 2 करोड़ रुपए का एक फ्लोर खरीद रहा हूँ और उससे मेरे को जो ईयरली रेंट मिल रहा है वो है 5 लाख रुपए। 2 करोड़ का घर है और मेरे को ईयरली रेंट कितना मिल रहा है? 5 लाख। तो पीई रेशियो हमने बात करी थी क्या होती है? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो प्राइस कितनी है घर की? 2 करोड़ रुपए। उससे रेंट कितना मिल रहा है साल का? 5 लाख रुपए। तो मैंने पीई रेशियो निकाली, कितनी आई? 40/1। मतलब 40/1 पीई रेशियो आई। मतलब ₹1 कमाने के लिए मैं 40 रुपए दे रहा हूँ। घर में ₹1 कमाने के लिए मैं 40 रुपए दे रहा हूँ और बैंक में ₹1 कमाने के लिए मैं 19.6 रुपीज दे रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि घर में मैं बहुत ज्यादा पैसे दे रहा हूँ, लेकिन इसका कोई रीजन होगा। ऐसे पागल तो नहीं है कि हम घर में इतना ज्यादा पैसे दे रहे हैं। हम ये मानते हैं कि शायद आगे आने वाले टाइम में ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो फ्लोर है, इसका रेट भी आगे बढ़ जाएगा। रेंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन प्रॉपर्टी का जो रेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो हम ऐसे देखने की कोशिश करते हैं कि मान लो कि अगर मैं अभी बात करूंगा कि हमें कब प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, कब नहीं खरीदनी चाहिए, लेकिन मैं वैसे ही एक बार बस दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि अगर मैं इस प्रॉपर्टी को ना खरीदूं, इस प्रॉपर्टी को मैं ना खरीदूं, मेरे पास 2 करोड़ रुपए वाइट पैसा पड़ा हुआ है और मैं कहता हूं मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, और 2 करोड़ वाइट पैसे को मैं क्या करता हूं, मैं एक लिक्विड फंड में डाल देता हूं। एक लिक्विड फंड में हमने बात करी कितना इंटरेस्ट मिलता है? 7% पर एनम। तो टोटल कितना इंटरेस्ट हो गया पर ईयर? कितनी इनकम हो गई मेरी? 14 लाख रुपए। इस घर का रेंट कितना है? 5 लाख। तो मतलब मेरे पास 2 करोड़ वाइट का पड़ा हुआ है। इस 2 करोड़ के वाइट को मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ एक लिक्विड फंड में डाल दिया। लिक्विड फंड में मेरे को मिला 7%, तो मेरे को साल की इनकम हुई 14 लाख रुपए। 14 लाख रुपए से मैं अगर इस घर में रहना चाहता हूँ, मान लो मैं इस घर में रहना चाहता हूँ, तो मैं घर में रह नहीं रहा, बिना खरीदे रह रहा हूँ, मैं सिर्फ रेंट पे रह रहा हूँ उसी घर पे। मैं 2 करोड़ के घर में रहना चाहता था। पहले मैं कह रहा था कि मैं घर खरीद लूंगा 2 करोड़ का, फिर मैंने सोचा नहीं मैं घर नहीं खरीदता, मैं इस 2 करोड़ को एक लिक्विड फंड में डाल देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। तो अब मैंने 2 करोड़ को लिक्विड फंड में डाला, मेरे को साल का 14 लाख रुपए मिला, क्योंकि 7% पर एनम इंटरेस्ट है लिक्विड फंड में। और 5 लाख रुपए जो रेंट मेरे को बिल्डर ने बोलता, मैंने 5 लाख रुपए उसको रेंट दे दिया। तो मेरे पास कितने पैसे बच गए? 9 लाख रुपए। मैंने किया क्या? मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं रेंट पे रह रहा हूँ और मेरे पास साल का 9 लाख रुपए आ रहा है बिना कुछ करे। तो अब मान लो कि यही चीज मैं 7% की जगह 8%, यानी मैं अल्ट्रा शॉर्ट में डाल देता हूँ। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में अगर मैं पैसे डाल देता हूँ तो मेरे को 7% की जगह साल का कितना मिलेगा? 8% मिलेगा। तो 16 लाख। साल का कितना कमाऊंगा मैं? 16 लाख। रेंट कितना है अभी भी? 5 लाख। रेंट कितना है? 5 लाख। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 11 लाख। मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मैं उसी घर में रह रहा हूँ, बिल्कुल सेम घर में रह रहा हूँ, बिल्कुल सेम एटमॉस्फेयर में रह रहा हूँ, मैं बस रेंट पे रह रहा हूँ और मैं साल का कितना कमा रहा हूँ? 11 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अगर मैं घर खरीद नहीं रहा तो। लेकिन फिर लोग क्यों घर खरीदते हैं? क्योंकि घर खरीदने से उनको एक सिक्योरिटी वाली फीलिंग आती है, एक ऐसी फीलिंग आती है, लोगों को बता सकते हैं कि हाँ हम इस घर को ओन करते हैं। मतलब वो दिखा सकते हैं लोगों को कि क्योंकि मैंने ये घर खरीदा है, तो वो एक तरीके से ये शो कर सकते हैं कि मेरे पास पैसा है, क्योंकि मैंने 2 करोड़ का घर खरीदा है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम शो ऑफ नहीं करते, हम ये सब चीजें नहीं करते। हम क्या करते हैं? इस पैसे को लिक्विड फंड में डाल देते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट में डाल देते हैं। सारे जो भी हमारी इंटरेस्ट इनकम आएगी उसमें से हम रेंट पे कर देंगे, बाकी इस पैसे को, बाकी जो 11 लाख रुपए इसको हम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे। ये बहुत बेसिक सा एक्सप्लेनेशन था आपको दिखाने के लिए कि जो इस टाइम पे घर है वो कितना महंगा है। मतलब पहले 2012-13 में अगर आप देखेंगे तो ये और महंगा था, उसके बाद से काफी डाउनफॉल आया, लेकिन फिर भी अभी भी मेरे को लगता है महंगा है। फिर ऐसा आप अपने घरों के लिए भी कर सकते हैं। मतलब अपने घर में देखिए कि क्या आपके घर का रेट है, फिर उससे आपको क्या रेंटल इनकम मिल रही है। अपने आसपास के घर में देखिए क्या रेट है, क्या रेंटल इनकम मिल रही है। फिर मान लो कि मैंने तो आपको अभी लिक्विड फंड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड बताया, क्योंकि हमने निफ्टी की, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात, सेक्टर्स की बात, इन सब की बात नहीं करी है। पर मान लो अगर हम कर लें तो निफ्टी 50 हमें 15% रिटर्न दे देता है। निफ्टी 50 में अगर हम इंटरेस्ट करते हैं, मतलब इन्वेस्ट करते हैं, तो हमें निफ्टी 50 15% दे देता है। नेक्स्ट 50 हमें अप्रोक्सीमेटली 17% दे देता है। तो हम इसके अंदर तो डालने नहीं वाले पैसे, हम इसके अंदर भी नहीं डालने वाले, हम तो इसमें डालने वाले। तो अब खुद सोचो, अगर हम इसमें पैसे डालें और अपनी जो
रेंट है वो अपनी सैलरी वगैरह से पे करते रहे, जो भी हमारी इनकम हो रही है उससे पे करते रहे, तो हम लॉन्ग टर्म में बहुत अमीर बन सकते हैं। लेकिन अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे। तो हम अभी बात करेंगे, चलो ठीक है, ये हमें समझ आ गया कि घर जो है बहुत महंगा है इस टाइम पे, जो मेरे घर के पास फ्लोर मिल रहा है, ऐसे आप अपने घर के पास चेक करिए और पता लगाने की कोशिश करिए कि क्या उसकी प्रॉपर्टी का रेट है और क्या रेंट है, और पीई रेशियो निकालिए। तो हम ये बात कर रहे हैं कि किस रेट पे हमें घर लेना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि रियल एस्टेट इज अ बैड इन्वेस्टमेंट, बहुत लोगों ने बहुत करोड़ों रुपए कमाए हैं इससे। तो हम कह रहे हैं कि किस रेट पे घर लेना चाहिए, मतलब किस रेट पे हम घर लें तो हम कहेंगे दैट इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट वो होती है जो आप एक अच्छे रेट पे करो। एसेट चाहे हो सकता है आपका अच्छा हो बेकार हो, लेकिन अच्छा एसेट अगर आप ले रहे हो लेकिन उससे आप एक खराब रेट पे ले रहे हो तो वो आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। लेकिन अगर आप एक अच्छा एसेट ले रहे हो और उससे बहुत अच्छे रेट पे ले रहे हो, बहुत सस्ते रेट पे ले रहे हो, तो उसका जो रिटर्न होगा वो बहुत ज्यादा आने वाला है, बहुत ज्यादा लॉन्ग रन में। तो हम कहते हैं कि जब भी बैंक की पी रेशियो निकालनी सीखी हमने, ये घर की पी रेशियो के इक्वल आ जाए। जब भी बैंक की पी रेशियो घर की पी रेशियो के इक्वल आ जाए तो हम बोलेंगे कि हम घर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लो अगर हमें एक ऐसा, अभी हमने बात करी थी कि बैंक की पी रेशियो कितनी है, यहां अगर आप देखें तो हमने बात करी है कि 100 रुपए अगर आप एसबीआई की एफडी में डाल रहे हो, आपकी 5.1 रुपीज की इनकम हो रही है, तो 19.6 यानी कि 20 लेने के ले रहा हूं कि अभी इस टाइम पे बैंक की पीई रेशियो 20 चल रही है। बैंक की पीई क्या है? 20। तो अगर आपको ऐसा कोई घर मिल जाए जहां पे जो आपकी होम की जो घर है उसकी पीई रेशियो 20/1 आ जाए, तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जैसे मान लो अगर मेरे घर के पास मुझे ऐसा घर मिलता है जिसकी प्राइस 1 करोड़ है और मेरे को उससे ईयरली रेंट कितना मिल रहा है? 5 लाख, यानी कि कुछ 40,000 के आसपास, 41-42,000 के आसपास मेरे को उसमें से रेंट मिल रहा है। तो मेरी क्या है, 1 करोड़ रुपए का मैंने घर खरीदा है, मेरे को 5 लाख रुपए रेंट मिल रहा है। तो मतलब 20/1 की पीई आ गई। बैंक की पीई भी इतनी है और मेरे घर की पीई भी इतनी है। तो ये बेस्ट है, ये बेस्ट चीज है घर खरीदने के लिए। और मतलब इसको हम महंगा नहीं बोलेंगे, इसे एज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट हम बोलने वाले हैं। तो अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में, इन 3 जगहों पे मेरे कुछ रिलेटिव्स, कुछ फ्रेंड्स रहते हैं, तो मैंने उनसे पूछने की कोशिश करी है, खुद भी रीचेक किया कि जो उन्होंने बोला सही है नहीं है। तो यूएस में अगर हम यूएसए की बात करें तो मतलब वैसे तो 3 करोड़ का घर मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैंने बोला कि चलो मान लो थोड़े हम बेकार एरिया में घर ले लेते हैं। तो 3 करोड़ का घर, जो यूएस में घर 3 करोड़ का है, उससे आपको ईयरली रेंट मिलने वाला है 14 लाख रुपए। अभी मैं इंडियन टर्म्स में बता रहा हूँ आपको, सब रुपीज के टर्म्स में। जो 3 करोड़ का घर है यूएस में, उससे आपको ईयरली रेंट मिलने वाला 14 लाख रुपए का। तो पीई रेशियो कितनी हुई? 22/1। और हम अपने बैंक से कंपेयर कर रहे हैं, यूएस के बैंक से कंपेयर नहीं कर रहा, अपने बैंक से कर रहा हूं। यहाँ कितनी है? 20। तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोलेंगे, दो का प्रीमियम आपको देना पड़ा, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करते हैं, जो 3 करोड़ का घर मिल रहा है उसका ईयरली रेंट 12 लाख है। वैसे तो 3 करोड़ का घर मिलना मुश्किल होता है, लेकिन मान लो मिल भी रहा है, थोड़े सस्ते एरिया में हम ले रहे हैं, तो 3 करोड़ का जो घर है उस पर ईयरली रेंट जो मिल रहा है वो है 12 लाख। तो पीई रेशियो कितनी हो गई? 25/1। तो ये भी बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है। यहाँ 20 है हमारे बैंक का और यहाँ पे 25/1 के में पीई मिल रही है, तो नॉट वेरी एक्सपेंसिव, पर मतलब बायबल रेट नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट बायबल रेट नहीं है हमारा। फिर हम दुबई की बात करते हैं। तो दुबई मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह लगती है इन्वेस्ट करने के लिए, स्पेशली प्रॉपर्टी में। अभी तो मैंने, मेरा एक फ्रेंड है जैसे वो दुबई में रियल एस्टेट का काम करता है, तो मैंने उससे बात करी। उसने बोला कि भाई जो 2 करोड़ का घर है उस पर ईयरली रेंट 10 लाख मिल जाता। तो मेरे को बहुत हैरानी हुई, मेरे को लगा पहले तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसे ही बना रहा होगा। तो मैंने खुद चेक किया, फिर मैंने एक दुबई के एक रियल एस्टेट एजेंट से बात करी, तो उसने भी मेरे को ये बात कंफर्म करी कि 2 करोड़ का जो घर है उस पर ईयरली रेंट 10 लाख मिल जाता है। तो मतलब अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, सॉरी, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम चेक करें तो ये 20/1 की पीई रेशियो आ गई। बैंक की पीई रेशियो कितनी है अभी हमने देखी थी? अपने बैंक की पीई रेशियो कितनी है? हमने अप्रोक्सीमेटली मानी थी कि हमारी बैंक की पीई रेशियो 19.6 थी वैसे, लेकिन हमने कहा था चलो कोई बात नहीं 20 भी मान लेंगे। और यहाँ दुबई में जो प्रॉपर्टी मिलती है कितने पे? 20/1। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटी है दुबई में इस टाइम पे घर इन्वेस्ट करने की। लेकिन फिर हमें ये भी देखना पड़ता है रेंट मिलेगा नहीं मिलेगा, या फिर प्रॉपर्टी का रेट किस तरीके से बढ़ने वाला है, ये सब चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बट फिर भी मैं एक और चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो यूएस में पर कैपिटा इनकम है वो है 47 लाख रुपीस। पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है? मतलब इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर टोटल पूरे कंट्री की इनकम 1000 रुपीज़ है, पूरी कंट्री की इनकम 1000 रुपीज़ है, और टोटल लोग जो वहाँ रह रहे हैं वो 100 है। टोटल लोग जो वहाँ रह रहे हैं कितने हैं? 100 है। पूरी कंट्री की इनकम 1000 है, जो टोटल लोग रह रहे हैं 100 है। सॉरी ये नहीं आएगा। तो टोटल मतलब एक, अगर इसे काटेंगे तो 10 रुपीज, तो एक बंदा 10 रुपए कमा रहा है ऑन एन एवरेज। कोई मतलब 20 भी कमा रहा होगा, कोई 15 भी कमा रहा होगा, कोई 5 भी कमा रहा होगा, कोई 2 रुपए भी कमा रहा होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज सारे 10 रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसे यूएस में ऑन एन एवरेज ईयरली लोग 47 लाख रुपीज कमा रहे हैं। ऑन एन एवरेज यूएस में लोग 47 लाख रुपीज कमा रहे हैं। और वहां पे घर खरीदना कितना है? 3 करोड़ का घर। 3 करोड़ का मतलब अगर वो 6 साल काम करे या मतलब रेंट ले, लोन पे घर को खरीद ले या थोड़ा टाइम रेंट पे रह ले, और इजीली मतलब बहुत इजीली अफोर्ड कर सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया में 37 लाख रुपीज है पर कैपिटा इनकम, मतलब एक बंदा 37 कमा रहा है ऑन एन एवरेज, और रेट घर का कितना है? 3 करोड़ के आसपास।
तो यहाँ पे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लोन वगैरह इजीली मिल जाता है। दुबई में तो मजा ही आ जाता है, देखिए कि पर कैपिटा इनकम कितनी है, 52 लाख, 52 लाख, मैं कह रहा हूँ 50 लाख भी मान लो, तो 4 साल में बंदा, 4 साल में बहुत इजीली बिना लोन के भी अपना बंदा घर खरीद सकता है। फिर इंडिया में अगर हम बात करते हैं, तो मैंने अभी बात करी थी जो बिल्डर की, मैं आपको बात समझा रहा था कि 2 करोड़ का घर था और उससे रेंट मतलब अगर हम देखें तो कुछ भी नहीं मिल रहा था हमको, तो उसके हमने पीई रेशियो निकाली थी तो 40/1 की पीई रेशियो, तो बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप देखें इंडिया में जो बैंक्स की पीई रेशियो 20 है और जो प्रॉपर्टी की है वो 40/1, मतलब मैं अपने के बता रहा हूँ, ऐसा आप अपने वहाँ भी चेक कर सकते हैं कितनी है, पर जनरली बहुत हाई है। मैंने बहुत जगहों पे चेक करी, मुंबई वगैरह एरियाज में तो इट्स एक्सट्रीमली हाई, मतलब प्रॉपर्टी के रेट भी बहुत ज़्यादा है, रेंट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीई रेशियो भी काफ़ी हाई है, तो मतलब इन्वेस्ट करने वाली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दिखाई नहीं देती है। लेकिन इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि जो मैंने घर देखा वो 2 करोड़ का घर है, सस्ते भी मिल जाते हैं, मेरे को पता है 50 लाख का भी घर मिल जाता है, लेकिन बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मान लो दिल्ली में 2 करोड़ जो है आपकी ओवरऑल हम बात कर रहे हैं जो प्रॉपर्टी का रेट है, लेकिन पर कैपिटा इनकम, इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी है, सिर्फ 6 लाख है, तो इसको मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी पर कैपिटा इनकम तो नहीं है। तो फिर हम ऐसी बात कर रहे थे, मतलब जैसे मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं, उन्होंने घर वगैरह खरीदा था, तो मतलब अब क्या हुआ था 2012 के आसपास, 2012-13 के आसपास प्रॉपर्टी अपने ऑल टाइम हाई पे थी, तो बहुत सारे लोग थे जो घर खरीदने के लिए भाग रहे थे, घर खरीदने के लिए, दुकानें खरीदने के लिए, कमर्शियल में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। तो मेरी ऐसे एक रिलेटिव थे, क्योंकि सेंटिमेंट बहुत हाई था, तो सब कह रहे थे कि कहाँ इन्वेस्ट करो, सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, कहीं मत इन्वेस्ट करो, सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो। तो मेरे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने 2012 में एक प्रॉपर्टी खरीदी, एक शॉप खरीदी जिसकी प्राइस 50 लाख रुपए की थी। उस टाइम पे उनको 10,000 रुपए रेंट जो था वहां पे मिल रहा था, कि मतलब उन्होंने कहा था 10,000 रुपीज पर ईयर हम आपका रेंट मिल जाएगा इजीली। तो पहले तो मतलब मैं बता देता हूँ आपको कि उनकी शॉप अब 2020 में 50 लाख की उन्होंने दुकान ली थी इतने हाई रेट पे, और आज उस दुकान की प्राइस क्या है, 60 लाख। 60 लाख भी कोई बहुत मुश्किल से था दुकान के लिए, मतलब इतना कम, सिर्फ 10 लाख रुपए उन्होंने पूरे के पूरे 8 साल हो गए, 8 साल हो गए और उन्होंने पूरा कितना कमाया, 10 लाख। मैं कह रहा हूँ चलो 65 लाख भी मिल जाए तो भी उन्होंने कितना कमाया, सिर्फ 15 लाख। तो आप बोलोगे अच्छा रेंट से भी तो कमाया होगा, तो पहले तो 2-3 साल उनके पास कोई रेंट ही नहीं आया, फिर बीच में रेंट आना शुरू हुआ, किसी ने रेंट दिया, किसी ने नहीं दिया, पर मैं कह रहा हूँ चलो बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ, मैं कह रहा हूँ पूरा 10,000 रेंट भी मिल गया, साल का 1,20,000, मैं कह रहा हूँ इजी करने के लिए 1.5 लाख भी उनको रेंट मिल गया साल का। और 8 सालों में, 8 साल में उन्होंने अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करते हैं तो 1.5 लाख उनको एक साल का मिला, और 8 सालों में उन्होंने 8 लाख रुपए के आसपास रेंट जो है कमा लिया, 12 लाख, सॉरी 12 लाख रुपए उन्होंने रेंट कमा लिया। तो 50 लाख की दुकान 60 लाख की बिक रही है, मैं कह रहा हूँ 65 की बिक रही है, और ये उन्होंने कमा लिया। तो उन्होंने 50 लाख की दुकान ली और टोटल उन्होंने मतलब कैपिटल भी लगा रहा हूँ इसमें, मतलब 50 लाख की दुकान बेच भी रहे हैं और रेंट भी लगा रहा हूँ, तो 27 लाख सॉरी 77 लाख, 50 लाख की उन्होंने दुकान खरीदी और अब वो कितने की बिक रही है, 77 लाख। मतलब इसके अंदर बिक तो वो 65 की रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ बाकी 11 लाख उन्होंने रेंट कमाया, बिग 65 की रही है, बाकी 11 लाख उन्होंने रेंट कमाया। वैसे तो 11 लाख नहीं कमाया, लेकिन मान लो चलो 11 लाख भी कमाया तो भी, तो 65 लाख की दुकान खरीदी, 11 लाख उन्होंने रेंट कमाया। तो अगर वो अपना पैसा, मतलब वहां पे उन्होंने पैसे जीपीएफ में रखे हुए थे, जीपीएफ की हम आगे बात करेंगे, जीपीएफ मतलब होता है गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड्स, तो उसके अंदर पैसे रखे हुए थे, वहां पे अप्रोक्सीमेटली 9% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है। तो रूल ऑफ 72 होता है, अभी आगे समझाऊंगा। रूल ऑफ 72 मतलब 72 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो बता देगा कितने टाइम में पैसे डबल होंगे आपके। तो 72 डिवाइड बाय 9% उनको मिल रहा था, तो 8 साल में पैसे डबल हुए थे। तो मतलब 12 से 20 में, 8 साल में जो 50 लाख थे, 1 करोड़ तो वैसे ही हो जाने चाहिए थे। 8 साल में 50 लाख के 1 करोड़ तो वैसे ही हो जाने चाहिए, लेकिन उनके कितने हुए, सिर्फ 77 लाख। तो एक तरीके से मैं उनको बोल दूं कि आपने लॉस ही किया, आपने प्रॉफिट तो कुछ नहीं करा, आपने अपना लॉस ही करवा लिया। क्योंकि आपने कब खरीदा, जब सेंटिमेंट बहुत आई था। तो हम कब खरीदने वाले हैं, हम तभी कोई चीज खरीदेंगे जब उसको सेंटिमेंट बहुत लो का, चाहे वो स्टॉक्स हैं, चाहे वो निफ्टी 50 है, चाहे वो नेक्स्ट 50 है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, हम कब खरीदने वाले जब उसका सेंटिमेंट बहुत लो है। तो अब बहुत सारे लोगों ने 2003 में प्रॉपर्टी खरीदी थी। 2003 में जिसने 20 लाख का, मेरे घर के पास एक बंदा है जिसने 2003 में 20 लाख का उन्होंने घर खरीदा, और आज 2020 में उनके जो घर की वैल्यू है वो 2 करोड़ है। तो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स उनके जो पैसे हैं वो हो गए, 10 टाइम्स से भी थोड़े ज्यादा ही हो, क्योंकि उन्होंने अभी, मैंने इसमें रेंट इनकम नहीं लिया। तो 20 लाख का जो घर था उनका वो 2 करोड़ का हो गया। और उस टाइम पे, अगर हम उस टाइम पे पीई कैलकुलेट करते हैं, 2003 में क्या पीई थी इसकी, तो 2003 में अगर आप देखो तो 20 लाख का उनका घर था और वहां से 1.5 लाख रुपए रेंट वो इजीली कमा रहे थे। तो 14/1 की पीई, तो मतलब 1 रुपए कमाने के लिए 14 रुपए, तो कोई बहुत ज्यादा हाई पीई तो उस टाइम पे उन्होंने नहीं दी, बहुत अच्छी पीई थी, बहुत अच्छी पीई पे घर खरीदा। और आज आप देख रहे हो कि 10 साल में 20 लाख का जो घर था उनका वो 2 करोड़ का हो गया। तो बहुत जरूरी है ये चेक करना कि किस पीई पे हम घर को खरीद रहे हैं। क्योंकि अगर हम एक अच्छी पीई पे घर को खरीद रहे हैं, मतलब एक अच्छे सेंटिमेंट पे, जब लोगों का सेंटिमेंट लो है, और जब बैंक की पीई, मतलब बेसिकली जब बैंक की पीई आ गई है इक्वल किसकी पीई के,
हमारे घर की भी की और बैंक की भी इक्वल आ गई है, तो उस टाइम पे अगर हम घर खरीद रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ऐसी मैं वैसे इसमें इतना कोई स्पेशलिस्ट हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक प्रॉपर्टी मतलब कौन सी प्रॉपर्टी को अच्छा कंसिडर किया जाता है, कौन सी प्रॉपर्टी को बेकार किया जाता है। तो लोकेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो अगर आपके घर के पास है, जो आप घर खरीदने वाले हो उस घर के पास मान लो स्कूल है या कोई टेम्पल है या कोई स्लम एरिया है या कोई ग्रेवयार्ड टाइप या कोई ऐसी चीज़ है या कोई हाई टेंशन वायर जा रही है, कुछ नाला टाइप ऐसी कोई चीज़ है, तो उस घर का रेट जनरली कम ही होता है। तो मेरे घर के पास मतलब कुछ फ्लोर्स मिल रहे हैं, तो वहाँ पे सारे के सारे फ्लोर्स उस जगह पे सारे फ्लोर्स की जो प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 करोड़ है। लेकिन एक फ्लोर है जो मंदिर के भी बहुत पास है, स्कूल के भी बहुत पास है, एक हाई टेंशन वायर भी जा रही है, स्लम्स भी वहाँ पे है, तो उस घर की वैल्यू बाकी से कंपेरेटिवली 50 लाख कम है। तो सोचो 50 लाख कम हो गई, क्योंकि उसको पता नहीं था कि अच्छी लोकेशन क्या होती है। जिसने घर लिया उसको ये पता नहीं था कि अच्छी लोकेशन क्या होती है, तो 50 लाख कम हो गए उसके घर के। बाकी जनरली ये भी देखते हैं कि फ्रंट क्या है आपके घर का और बैक क्या है, मतलब आपके घर के सामने क्या है। मान लो अगर आपके घर के सामने कोई स्लम है, आपके घर के सामने एक और घर है, या आपके घर के सामने कोई और ऐसी चीज़ें जो दिखने में अच्छी नहीं लगती, तो जनरली भी उसका रेट कम होगा। ऐसे फ्रंट और बैक चेक करना चाहिए हमें। चेक करें जैसे पार्किंग की प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे, जैसे जहाँ पे भी आप अपना घर ले रहे हो वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि वहाँ पे गाड़ी पार्क करने में प्रॉब्लम आएगी, या फिर घर कोई बहुत ज़्यादा पुरानी कंस्ट्रक्शन का है, तो उस वजह से भी इन चीज़ों में बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन जनरली लोगों को बातें पता होती हैं, आप जाओगे, आप चेक करोगे, आप कुछ टाइम एग्जामिन करोगे वहां पे, तो आप ये सारी चीजें अपने आप समझ जाओगे। जो अच्छी लोकेशन वाले घर होंगे जिनमें मतलब मान लो घर के सामने कोई पार्क है, या कोई बहुत वाइड रोड है घर के सामने, या घर के सामने कोई बहुत सुंदर और घर है, तो अगर इस टाइप के घर होते हैं तो उनका जनरली प्राइस भी हाई होता है, और वहां पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं उनको खरीदने के लिए। तो अभी मैंने घर वगैरह की बात करी है, घर कब खरीदना चाहिए, घर कैसे खरीदना चाहिए, और एक बार इस वीडियो को पूरा फिर से देखो एंड देन यू कैन गो ऑन द नेक्स्ट वीडियो।